हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अभी हम डिटेल में इस खबर को समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, इस खबर को समझने के बाद आपको ये आइडियाज मिलेंगे कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ईएमएस कंपनीज लाइक डिक्सन टेक हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स टेक्नोलॉजी, तो इस प्रकार की जो कंपनीज हैं इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कैसे, वो सब कुछ अभी हम समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर रखिए नजर, 5 अरब डॉलर का प्रोत्साहन देने की तैयारी में भारत सरकार। इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए यहाँ पर 5 अरब डॉलर की इंसेंटिव देने जा रही है भारत सरकार। ठीक है, बहुत ही अच्छी खबर है। थोड़ा विस्तार से हम इस खबर को समझेंगे। तो देखो, यहां पर कही जा रही है, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जल्द एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राइटर्स के मुताबिक सरकार स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक के गैजेट्स के कंपोनेंट्स बनाने के लिए 5 अरब डॉलर तक का प्रोत्साहन देगी। इस कदम का मकसद उभरती हुई इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और सप्लाई के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना है। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और ग्लोबली वाइज इंडिया को बहुत ही अच्छे नंबर पर पहुंचाना चाहती है भारत सरकार। और इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनीज हैं इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के मुहिम चलाकर। ठीक है, जिसमें पीएलआई स्कीम के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, साथ ही साथ अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से इनको फायदे कराए जा रहे हैं ताकि ये कंपनीज ग्रो कर सके इंडिया में। ठीक है, एंड यहाँ पर इंसेंटिव्स देने की बातें चल रही है 5 अरब डॉलर की। आगे बढ़ते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पिछले 6 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 2024 में 115 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, पिछले 6 सालों में यहां पर कही जा रही है कि 2024 तक 115 अरब डॉलर तक हो चुकी है। दोगुने से ज्यादा की ग्रोथ हुई है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में। ठीक है, जिसमें एप्पल और सैमसंग जैसी ग्लोबल फर्म्स ने एक अहम भूमिका निभाई है। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को चीन जैसे देशों से आयातित कंपोनेंट्स पर भारी निर्भरता के चलते आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ये भी एक यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, चीन के ऊपर निर्भरता है अभी भी यहाँ पर इंडिया की, जिस निर्भरता को भारत सरकार पूरे तरीके से खत्म करना चाहती है। ठीक है, एक नई योजना के तहत आगे यहाँ पर हम समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो खबर है ये रिपोर्ट के मुताबिक आ रही है, ये समझकर चलना, ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है इस चीज को लेकर। नई योजना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करेगी, जिससे घरेलू वैल्यू एडिशन में सुधार होगा और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्थानीय सप्लाई चेन्स को मजबूत किया जाएगा। देखो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो कंपनीज बनाती है, लाइक जो आप लोग देखते हो कि मतलब किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके अंदर होता है एक इस प्रकार का बोर्ड का टाइप का, हरा रंग का, और उसमें काफी सारे सेमीकंडक्टर्स वगैरह लगे होते हैं, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लगे होते हैं। तो उसी को बेसिकली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी ये कंपनीज बनाती है इन चीजों को, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। सेमीकंडक्टर वाले कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर लैपटॉप स्मार्टफोन्स की जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं वो हमारे रडार पे रहेंगे, लाइक डिक्सन टेक, केन्स टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जैसे सिरमा हो गया, फिर और भी है, एमट्रॉन हो गया, तो और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं। इस सेक्टर से रिलेटेड ही न्यूज है। तो जो भी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं उन सभी के लिए ये फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये प्रोत्साहन एक नई योजना के तहत दिए जाएंगे, जिसकी 2 से 3 महीने में शुरू होने की उम्मीद है।
देखो दोस्तों, ये जो इंसेंटिव है एक नई योजना के तहत दी जाएगी, जिसकी 2 से 3 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने यह योजना तैयार की है और इसके तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र कंपोनेंट्स की पहचान कर ली गई है और यह अपनी फाइनल स्टेज में है। वित्त मंत्रालय की ओर से इस कदम को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, क्या प्लानिंग है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर देखो, लक्ष्य के बारे में समझते हैं। 500 अरब डॉलर का लक्ष्य है गवर्नमेंट का। सरकार के टॉप पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग के अनुसार भारत कारोबारी साल 2030 तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रहा है। देखो दोस्तों, 2030 तक की यहां पर टारगेट है कि इस सेक्टर को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। अभी 150 डॉलर तक पहुंची है। ठीक है, काफी बड़ी टारगेट है। और यहां पर आगे बताई जा रही है, जिसमें 150 अरब डॉलर की वैल्यू के कंपोनेंट्स का उत्पादन भी शामिल है। प्राइवेट थिंक टैंक जीटीआरआई के एनालिसिस के अनुसार भारत ने कारोबारी साल 2024 में 89.8 अरब डॉलर की वैल्यू के इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम गियर और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का आयात किया, जिसमें से आधे से ज्यादा चीन और हांगकांग से आयात किए गए। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आ रही है कि साल 2024 में 89.8 अरब डॉलर की वैल्यू के इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम गियर और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो हैं ये भारत में इंपोर्ट किए गए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा जो है ये चीन और हांगकांग से इंपोर्ट किए गए हैं। सोच सकते हो यहाँ पर कितनी ज्यादा निर्भरता है भारत की अभी भी इन देशों के ऊपर। तो इस निर्भरता को भारत जो है ये पूरे तरीके से खत्म करना चाह रहा है। ठीक है, भारत के सेल्यूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के प्रमुख पंकज मोहिंद्रू ने कहा, यह योजना ऐसे समय में आ रही है जब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को ग्लोबल लेवल पर ले जाने में मदद होगी। देखो, बहुत ही बड़ी प्लानिंग है गवर्नमेंट की ईएमएस सेक्टर को लेकर। तो ईएमएस कंपनी जो है ये आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकती है, जैसा कि मैंने कई बार कहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई ईएमएस कंपनीज के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिए या फिर एक साथ जो भी ईएमएस सेक्टर के अंदर बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं सभी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर के ऊपर आपको पूरा भरोसा है तो आपने उसी सेक्टर के सभी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में भर लिए। जी नहीं, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। अब देखो, ईएमएस के अंदर कुछ पॉपुलर कंपनीज को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान में रखना कि ये कोई बाय या सेल की क्वालिटी पे रिकमेंडेशन नहीं होगी, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है और एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंपनी है डिक्सन टेक, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है ईएमएस के अंदर इंडिया में। और देख सकते हो यहाँ पर चार्ट का पैटर्न कैसा है, मतलब बुलिश ट्रेंड यहाँ पर बनी हुई है। डिस्काउंट्स की बात करें तो डिस्काउंट्स कुछ खास अवेलेबल नहीं है, अभी 52 वीक हाई के आसपास ही है। वैल्यूएशन जो है यहाँ पर एक्सपेंसिव है, लेकिन वैल्यूएशन जैसी है उस हिसाब से कंपनी डिलीवर भी कर रही है, उस हिसाब से अर्निंग्स भी ला रही है, इसलिए स्टॉक नहीं गिर रहा है। जिस दिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव तो है ही, और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के अनुसार अगर रिजल्ट्स नहीं आती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय में गिरावटें डेफिनेटली आएगी। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कोई स्टॉक इस प्रकार से बढ़ता चला जाए। किसी किसी लोग को हो सकता है कि बुरा लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा स्टॉक इस प्रकार से नहीं बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये है केन्स टेक्नोलॉजी। इसका भी चार्ट सेम आपको देखने को मिलेगा, बुलिश ट्रेंड यहाँ पर भी बना हुआ है, ये भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड यहाँ पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो ये भी उसी प्रकार से चार्ट बनाकर चल रहा है, ये भी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, 52 वीक हाई के आसपास है और यहाँ पर भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। इन तीनों स्टॉक्स में से सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है फिलहाल केन्स टेक्नोलॉजी की। ठीक है, और वैसे ओवरऑल तीनों स्टॉक्स की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव ही है, लेकिन उस प्रकार से डिलीवर भी चूंकि कंपनीज कर रही हैं अपने रिजल्ट्स को, इस वजह से जो स्टॉक्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रही है। हमेशा
मतलब हमें यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल पर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, गिरावट भी आती है तो ज़्यादा नहीं, वैसे यहाँ पर छोटी मोटी गिरावट भी आई थी, उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर 20% के लगभग गिरावट हमें देखने को मिली थी, 21 या 22% के समथिंग। और उस वक्त हमने कहा भी था कि अगर किन्हीं को यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट लगाना है तो लगा सकते हैं, डिस्काउंट ठीक मिल रही है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट किए होंगे तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स उनको मिल रहे होंगे। फिर यहाँ पर डिक्सन टेक के अंदर डिस्कस किया था, जब यहाँ पर गिरावट आई थी इस लेवल पर में भी, हाँ तो यहाँ पर भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो छोटी मोटी गिरावट मिली है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो जब भी यहाँ पर छोटी मोटी गिरावटें होती है, लाइक 18 से 20% की गिरावटें अगर आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिलती है, तो छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। छोटी सी अमाउंट लगाना है, ऐसा ना हो कि बल्क में एक साथ बाइंग कर लिए इतनी सी डिस्काउंट पर ही, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग इस प्रकार से भी कहेंगे कि यार तुम्हारे चक्कर में रहा तो फिर स्टॉक और ऊपर बढ़ जाएगा, फिर मुझे और हाई के लेवल पर बाइंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं मौके को नहीं गंवाना चाहता हूं, मैं अभी ही बाइंग करूंगा। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि फोमो में आकर किसी भी लेवल्स पर बाइंग करने को तैयार होते हैं, चाहे वो 52 वीक हाई का लेवल हो या फिर ऑल टाइम हाई का लेवल हो, कहीं भी वो बाइंग कर लेते हैं। अगर ऐसी सोच है आपकी तो फिर बाइंग कर सकते हो। देखो दोस्तों जनरली होता क्या है कि लोग 52 वीक हाई के लेवल पर जाकर बाइंग करते हैं, और वो जो लेवल होता है जनरली प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होता है, और वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो गई और स्टॉक के अंदर लंबी गिरावट अगर देखने को मिल गई और वो लोग पहले से बाइंग करके बैठे थे तो उनको काफी लॉसेज होंगे। फिर वही लोग उस कंपनी को बुरा भला कहेंगे कि कंपनी घटिया है, स्टॉक बेकार है, एकदम वाहियात है, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, जबकि गलती उनकी होती है, उन्होंने गलत टाइम पे एंटर लिया है। तो इस चीज को समझकर चलना है। बाकी अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप मेरी तरह पेशेंस के साथ डिसीजंस लेना चाहते हो तो फिर आप वेट कर सकते हो। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि 15,000 का स्टॉक अभी है, अगर आगे चलकर ये 20,000 भी हो गया और वहां से भी अगर मुझे 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो वो भी प्राइस मेरे लिए सही होगा। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करता हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों अभी का समय ऐसा है कि पूरे बाजार में गिरावटें हमें देखने को मिल रही है, और स्पेशली अगर हम पीएसयू की बात करें तो पीएसयूज के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें चल रही हैं। पीएसयू में रेलवे की बात करें या फिर डिफेंस सेक्टर की बात करें, शिपिंग सेक्टर की बात करें, तो इन सभी सेक्टर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है। और एक समय ऐसा था जब यही सेक्टर्स के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी हुई थी। ठीक है, और उस वक्त लोगों ने ऑल टाइम हाई के लेवल्स पर बाइंग किया था, और अभी वही लोग फंसकर कंपनीज को बुरा भला कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सेक्टर रोटेशन है ये बाजार में चलते रहता है, हमेशा एक प्रकार से सभी सेक्टर्स के अंदर चीजें देखने को नहीं मिलती है। कभी किसी सेक्टर के अंदर ग्रोथ आती है तो किसी सेक्टर के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिलती है। लाइक अभी की बात करें तो अभी ईएमएस सेक्टर के अंदर देख रहे हो कि बढ़िया तेजी बनी हुई है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा के अंदर भी बढ़िया तेजी बनी हुई है। लेकिन यही अगर हम डिफेंस, रेलवे, केमिकल सेक्टर की बात करें तो इनके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है। तो हमेशा एक समान सभी सेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इस वजह से कहा करता हूँ कि अलग अलग सेक्टर्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि एक सेक्टर में गिरावट आए लेकिन दूसरे सेक्टर में तेजी आए तो हमारा जो पोर्टफोलियो है ये बैलेंस रहे। ठीक है, तो सेक्टर रोटेशन जो है ये चलता रहता है। आने वाले समय में ईएमएस सेक्टर के अंदर गिरावटें आ सकती है और कोई दूसरा सेक्टर में तेजी आ सकता है, ये चीजें भी डेफिनेटली हो सकती है। पहले यहाँ पर फार्मा सेक्टर के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी देखो फार्मा सेक्टर के अंदर बढ़िया तेजी है, जबकि और जो सेक्टर्स हैं वहां पर गिरावटें चल रही है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, आगे चलकर अभी इनका समय है तो आगे चलकर यहाँ पर गिरावटें भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको विरोध करना है तो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, मैंने कमेंट ऑफ नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो ईएमएस सेक्टर के ऊपर। पर्सनली मुझे भी ये सेक्टर पसंद है और मैं भी इस सेक्टर में इन्वेस्टेड हूँ। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।